जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों रेलवे सामान्य ज्ञान जो बुक है इसके जा सर का जो 15,000 प्लस वन लाइनर है उसी का हम क्लास 2 आज लाने वाले हैं दोस्तों। जो पेज नंबर 4 से 7 पेज कराएंगे दोस्तों। एक ही वीडियो में 3 पेज होगा। एग्जाम में पूछे गए सवाल है दोस्तों। टारगेट 2025 में एक सीट पक्का चाहते हैं दोस्तों। सरकारी नौकरी लेना है तो आप लोग इस बुक को ज़रूर रीड करना है दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और आर्ट ऑफ कल्चर, इस सभी का सभी क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। चैप्टर बाय चैप्टर है, वन लाइनर है दोस्तों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। आज दोस्तों पेज नंबर 4 तक हम करा दिए। पेज नंबर आज होगा दोस्तों पेज नंबर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 3 पेज कराने वाले हैं, जिसमें देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई यल है में वृद्धि यल होती है तो यल वटा यल विवृत्ति होती है। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रतिष्ठांश का यंत्र मापक कहते हैं। प्रतिष्ठांश की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुपाती होता है। यह हुक का नियम था दोस्तों। किसका नियम? यह हुक का नियम था। प्रतिष्ठान गुणांक का अस्थायी मात्रक न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर या तो पास्कल है दोस्तों। प्रतिष्ठान गुणांक का अस्थायी मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या तो पास्कल है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग का प्रतिष्ठान गुणांक बाई कहते हैं। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रतिष्ठान गुणांक कहते हैं। यदि विकृति आयतन में हो तो आयतन प्रतिष्ठान गुणांक कहते हैं। अपरूपण विकृति के लिए आयतन प्रतिष्ठान गुणांक को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। किसी पिंड की समस्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन अथवा कल्पना गति कहते हैं। एक दोलन पूरे करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। जब हम लोग एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति के अस्थायी मात्रक हर्ट्ज या प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। आवृत्ति का अस्थायी मात्रा हर्ट्ज या प्रति सेकेंड होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आवृत्ति या आवर्तकाल में संबंध n बराबर आई टी होता है दोस्तों। n बराबर आई टी होता है, जहाँ n आवृत्ति है और t आवर्तकाल है। सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले यंत्र का आवर्तकाल बल नियंत्रण पर निर्भर करता है। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान 0 होता है। किसी तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ाई जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। क्या? 2% बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगी। यदि डोरी के प्रभाव लंबाई L है, गुरुत्वीय G है, तो सरल लोलक की आवर्तकाल T बराबर 2 पाई इंटू √L/G होगा। यदि लोलक को किसी समस्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो इसकी गति आवर्त गति की तरह होती है। किसका? आवर्त गति की तरह होता है। आवर्तकाल लोलक और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है। यदि लोलक घड़ी की उपग्रह पर ले जाए तो वह भारहीनता के कारण आवर्तकाल अंततः हो जाता है। यदि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। क्या होता है? आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। यदि सर्दियों में लोलक की लंबाई कम कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है, और बढ़ा देंगे तो बढ़ जाता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से 1/6 गुना होता है। 1/6 गुना होता है। तरंगों में मुख्यतः 2 भाग यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग में बांटा गया है। यांत्रिक तरंग मुख्यतः 2 भाग में अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है। जो तरंग सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है उसे ध्वनि तरंग कहलाते हैं। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम से
ठोस माध्यम में एवं द्रव के ऊपर सतह पर उत्पन्न की जाती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग कहते हैं। विक्षोभ के संचरण को तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होते हैं। प्रकाश की चाल के क्या होता है? बराबर होते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा का प्रतिपादक मैक्सवेल ने किया था दोस्तों। कौन? मैक्सवेल ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में गामा किरण की खोज बेकुरल ने किया था। गामा किरण का खोज बेकुरल ने। चिकित्सक एवं औद्योगिक क्षेत्र में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों का खोज रोएटजन ने किया था। एक्स किरणों का खोज रोएटजन ने किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने और जीवाणु को नष्ट करने में पराबैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों को खोज रिटर्न ने किया था। पराबैंगनी किरण की खोज रिटर्न ने की थी। वस्तुओं को देखने के लिए दृश्य विकिरण का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं को खोजने के लिए दृश्य विकिरण का उपयोग किया जाता है। दृश्य विकिरण का खोज न्यूटन ने किया था। दृश्य विकिरण के खोज न्यूटन ने किया था। कोहरों में फोटोग्राफी करने में अवकृत विकिरण का उपयोग किया जाता है। अवकृत विकिरण की खोज हॉटसन ने किया था दोस्तों। हॉटसन ने। रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में लघु रेडियो तरंग या हर्ट्ज तरंग का उपयोग होता है। 10⁻³ मीटर या 10⁻² मीटर के तरंग सूक्ष्म तरंग कहलाते हैं। क्या? सूक्ष्म तरंग कहलाते हैं दोस्तों। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी के तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंग की आवृत्ति n, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा, तरंगदैर्घ्य का वेग v, इसके संबंध होता है v बराबर n लैम्ब्डा। दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 1:2 है, तो आवर्तकाल का अनुपात 2:1 हो जाता है। रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। घड़ी की सुई की गति सरल आवर्त गति होती है। ध्वनि तरंग एक प्रकार की अनुदैर्घ्य या आंतरिक तरंग है। ध्वनि के नाम से पुकारी जाने वाले यांत्रिक तरंग की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले तरंग को अप्रसर तरंग कहते हैं। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें श्रव्य तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को प्रसव तरंग कहते हैं। प्रसव तरंग में सबसे पहले सीटी मार्कर गोल्डन ने उत्पन्न किया था। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रतिस्थान पर घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में होती है। सबसे ज़्यादा ठोस में, सबसे कम गैस में। चाल में ध्वनि का चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है। लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपरिवर्तित रहता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि दाब बढ़कर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। किसी माध्यम में ताप के प्रभाव में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस पर ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। ध्वनि में मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं: तीव्रता, तरत्व और गुणत्व होते हैं। ध्वनि को तीव्रता व्यक्त करने के कारण बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है। डेसिबल बल का 10वां भाग है। ध्वनि के तरत्व के कारण ध्वनि को मोटी या पतली कहा जा सकता है। तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। आंतरिक तरंग या सदैव अनुप्रस्थ होती है। आंतरिक तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती हैं। ध्वनि का गुणत्व सनदी स्वर्ग की संख्या, क्रम या अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। 1 सेकंड में वह अपनी गति को जितनी बार दोहराती है वह आवृत्ति कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु को अपने मध्य स्थिति में महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता या प्रवर्तक सतह के बीच की दूरी
17 मीटर होनी चाहिए। कितना मीटर? 17 मीटर होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि की परावर्तन के कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियो मीटर यंत्र से मापे जाते हैं। अनुनाद में प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होते हैं। स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होते हैं। मैक संख्या का प्रयोग वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल पराध्वनि कहलाता है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो पिंड की चाल परावैगनिक कहलाती है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होता है। ध्वनि तरंग की परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। अवकृत किरण का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ध्वनि तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। एक्स्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने हाथ ऊर्जा ले जाती है। वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल ताप अंतर के कारण स्थानांतरित होता है उसे ऊष्मा कहलाती है। कार्य और ऊष्मा का संबंध W/Q बराबर J, जहाँ W कार्य है दोस्तों, आज Q ऊष्मा और J नियतांक है। J का मान 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। यदि 4.186 जूल यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगा। ऊष्मा का असार मात्रा जूल होता है। 1 ग्राम जल का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम शुद्ध जल की ताप 14.5 सेल्सियस से 15.5 सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहा जाता है। 1 पाउंड जल ताप 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। 1 BTU 252 कैलोरी के तुल्य होते हैं। 1 कैलोरी 4.186 जूल के तुल्य होते हैं। 1 किलो कैलोरी 4186 जूल के तुल्य होते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का ऊर्जा का रूपांतरण ताप के कारण होती है। ताप मापने के लिए उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, इसे तापमापी कहते हैं। सेल्सियस पैमानों में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस से अंकित किया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमान की हिमांक 32 फ़ारेनहाइट एवं भाप बिंदु 212 फ़ारेनहाइट है। और रोमन पैमान का हिमांक 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से भाप बिंदु 80 R होता है। केल्विन पैमान के हिमांक 273 केल्विन से 373 केल्विन तक। इसका फार्मूला होता है C-0/100 F-32/180 R-0/80 K-273/100 होता है। अगला पॉइंट होगा पारा के -29 सेल्सियस पर जमता है। अपरम शून्य 0 केल्विन के -273। अल्कोहल -115 सेल्सियस पर जमता है दोस्तों। कौन? अल्कोहल। 30 सेल्सियस से 350 सेल्सियस तक ताप के मापने के लिए द्रव तापमापी का प्रयोग किया जाता है। 200 से 1200 सेल्सियस के लिए प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी का प्रयोग किया। 200 से 1600 तक तापयुक्त तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सूर्य का ताप पूर्ण विकिरण उत्तरमापी से मापा जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तरमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। उच्च ताप पर किसी वस्तु के उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमपाती होता है। यह नियम स्टीफन के है। ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ का एकंग द्रव्यमान वृद्धि उत्पन्न होती है उसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम या केल्विन होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मात्रक किलो प्रति ग्राम होता है। किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक अल्फा बीटा गामा 1 2 3 संबंध होता है। रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अल्फा बीटा से दुगुना होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऊष्मा का संचरण 3 विधि में जाता है, चालन, संवहन और विकिरण विधि द्वारा। 9 संचालकों द्वारा सोनार अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि की तत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चलन विधि द्वारा होता है। संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के द्वारा होता है। गैस में द्रवों में
ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। वायुमंडल में संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उपवर्जक होते हैं। यह कथन किरचॉफ नियम को व्यक्त करता है। किसी वस्तु का उत्सर्जन क्षमता और उसका परम ताप के मध्य संबंध होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन में पदार्थ की ताप नहीं बदलता है। वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्था ठोस, द्रव और गैस वह त्रिक बिंदु कहलाता है। किसी निश्चित ताप पर ठोस द्रव में बदलता है वो गलन कहलाता है तथा यह निश्चित ताप को ठोस में गलनांक कहलाता है। निश्चित ताप या द्रव का ठोस में बदलना हिमकरण कहलाता है। इसे निश्चित ताप को ही द्रव का हिमांक कहते हैं दोस्तों। निश्चित ताप पर द्रव का भाप में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा निश्चित ताप पर द्रव को क्वथनांक कहलाता है। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनक कहलाता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नियत ताप पर ठोस के एकल द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होते हैं। जल की वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी ग्राम होते हैं। पदार्थ की गुप्त ऊष्मा पदार्थ के द्रव्यमान यम और अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q बराबर यम जल होते हैं। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होते हैं। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने से अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनने में हीम मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। द्रव में खुली सतह से प्रत्येक ताप धीरे धीरे द्रव का अपनी वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड अचानक प्रसार होने पर शुष्क बर्फ में बदलना रूढ़ परिवर्तन कहलाता है। गुप्त ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। ठोस में कणों के बीच की दूरी 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। प्रसार गुणांक का मात्रक सेल्सियस डिग्री होता है। बॉयल का नियम अनुसार ताप स्थिर रहता है। चार्ल्स के नियम पर दाब स्थिर रहता है। दाब के नियम पर आयतन स्थिर रहता है। गैस बराबर PV/N/RT बराबर, जहाँ R अंक 8.31 जूल प्रति किलो। किसी वस्तु पर ताप बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर रहता है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस में 46.9 या तो 37 सेल्सियस होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।